जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप सब। मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। जैसे कि हम सब पढ़ रहे हैं क्लास 10th की जियोग्राफी सब्जेक्ट, और उसमें पढ़ रहे थे जल संसाधन के बारे में। कल हमने जल संसाधन के बारे में आप लोग को बताए थे और वहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए भी थे, और उसको सब्जेक्टिव यानी फाउंडेशन की तरह हम लोग पढ़े थे। आज उसी का सॉल्यूशन और A to Z क्वेश्चन वहीं से हम लोग आज देखेंगे। क्लास 10th में अगर आप पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, तो वहां से एक बार इस वीडियो को देखें और उसके बाद वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आज हम लोग देखते हैं जल के बारे में। पढ़ने से पहले जल क्या है, तो एक प्राकृतिक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है। क्या जल एक पीने के लिए ही जल संसाधन के तौर पे आते हैं? नहीं सर, जल से अनेकों कार्य कर पाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर बात करते हैं मत्स्य पालन, ये इसको क्या बोलते हैं, बतख पालन, उसमें भी होता है। हम लोग का बिजली जो बनता है किस चीज से बनता है? पानी से ही बनता है ना। और खेतों में सिंचाई जो होती है क्या चीज से होती है? तो पानी से ही होती है, जल से ही होती है। उसी टॉपिक को हमारे शरीर में कितने परसेंट जल है? तो 60% सर जल है। ये सारी चीज टॉपिक जितने भी क्लास 10th में जल संसाधन जो टॉपिक है उसमें जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न हम आप लोग को देखने को मिलेगा। देखेंगे, ये कह रहा है जल संसाधन। आज के सभी ऑनलाइनर क्वेश्चन और आंसर हम लोग को देखने को मिलेगा। जो बात करेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मेरे दोस्त कौन सी है मेरे लल्ला? प्रश्न बनता है वन। प्रश्न कौन सा बनता है? वन। अब बात करेंगे पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका है? जो पूरे पृथ्वी है वो कितने परसेंट भाग से ढका है? तो हम लोग जानते हैं कि ये परसेंट जो होता है, यानी कि यहां पे 29% जो होता है क्या है? पृथ्वी है, और 71% क्या होता है? तो जल होता है ना। क्या होता है? जल होता है। ठीक है, 71% जल होता है। तो इसीलिए देखेंगे ये 1/4 यानी कि 1/4 क्या है? 1/4 हमारा जल है। यानी कि देखेंगे पृथ्वी के सतह का लगभग कितने परसेंट जल है? तो 3/4 भाग क्या है? जल है। 3/4 भाग जल है। देखेंगे ये एक ही भाग में स्तर है, पृथ्वी है। तो यहां देखेंगे दोस्त, पृथ्वी जो है यानी कि पूरे अगर अधिक बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे जल है धरती पे। ठीक है, सबसे ज्यादा कितने परसेंट है? तो आप देखेंगे इसको 71% जल हो गया और 29% क्या हुआ? धरातल, है ना। यानी 29% जो है पृथ्वी हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? जब आप देखेंगे टोटल का टोटल ये सब जल है, तो इसी के कारण ज्यादा अधिक यानी कि अधिक पानी होने के कारण उसको क्या कहा गया है? तो नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का अधिकांश भाग जल से ढका हुआ है। कितना भाग? अधिकांश भाग जल से ढका होने के कारण यानी कि क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के सतह का अधिकांश भाग जल ढके होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है मेरे दोस्त। प्रश्न बनता है 3 नंबर, जल संसाधन क्या है? जल संसाधन क्या है? तो प्रकृति से मिलने वाले ऐसे जल का उपयोग जिससे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के लिए पूरा करता है, उसी को क्या कहते हैं? तो जल संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संसाधन कहते हैं। प्रश्न बनता है जल कहां से मिलता है? अब बताएंगे जल कहां से मिलता है। तो आप देखेंगे एक वर्षा से जो हम लोग को बारिश होता है, मौसम लगता है, बारिश होता है, तो वहां से भी जल मिलता है। एक जो होता है नदी में हम लोग नहाने जाते हैं, नदी में हम लोग क्या करते हैं? नहाने जाते हैं। नदी से सिंचाई करने जाते हैं, मोटर पंप लगाकर खेतों के लिए सिंचाई करते हैं। नदी को एक जगह बांध बनाकर और वहां से जो इलेक्ट्रिक मोटर पंखे मोटर पे बनते हैं, वहां से इलेक्ट्रिक निर्माण होता है, यानी कि बिजली बनता है ना। और उसके बाद बात करेंगे तालाब में देखेंगे बहुत सारे बतख पोसे जाते हैं, और बतख पोसने के अलावा बात करेंगे तो मछली पालन भी होती है। ये सब कहां होता है? तो तालाब में होता है। मछली पालन तालाब में होता है ना। बतख पालन तालाब में ही होता है। अब कुआं से देखेंगे जो पानी हम लोग खींच कर क्या करते थे? पहले
पहले हम लोग पिया करते थे, है ना, पहले हम लोग पानी को कुआं से निकालकर बाल्टी से पिया करते थे। और झील, झील जानते हैं, यानी जल कहां कहां से मिलता है, तो वर्षा से, नदी से, तालाब से, कुआं से और झील से। एकदम कंसेप्ट क्लियर? जी सर क्लियर है। आगे आइए प्रश्न, जब जल कैसा संसाधन है, तो जल एक प्राकृतिक संसाधन है और एक नवीकरणीय संसाधन है। यानी कि जल एक नवीकरणीय सतत प्राकृतिक संसाधन है। आप कह सकते हैं जल जो है नवीकरणीय प्राकृतिक सतत संसाधन है, ठीक है। आप कह सकते हैं जल कैसा संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन और प्राकृतिक सतत संसाधन है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे, अब देखेंगे यहां कह रहा है कि नवीकरणीय संसाधन का क्या अर्थ है। नवीकरणीय संसाधन का अर्थ क्या है, जिससे प्रकृति द्वारा बार बार पुनः प्राप्त किया जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय का मतलब फिर से दोबारा, यानी कि अभी हम पानी पीजिए, अभी हम नहा लिए तो फिर चापाकल से फिर चलाकर नहा ले, तो उसी को नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है, ठीक है। अगर मैं किसी को बोलूं कि यहां से पानी एक गिलास दो और पी गया, तो फिर पानी निकल पाएगा कि नहीं चापाकल से? बिल्कुल निकल पाएगा, इसलिए उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जल को नवीकरणीय संसाधन क्यों कहा जाता है, तो आप देखेंगे क्योंकि जल चक्र के द्वारा जल बार बार प्राकृतिक में वापस आता है। हम लोग नहाते हैं और नहाने के बाद फिर जमीन में क्या होता है, तो रिसाव हो जाता है। रिसाव मतलब ये जो मिट्टी है उसके छिद्र में जाता है और रिसाव करके कहां चला जाता है, धरती में चला जाता है। इसी के कारण, ये किसके कारण होता है, तो जल चक्र के कारण होता है ना, ये जल चक्र के कारण होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे समुद्र का जल वायुमंडल में कैसे जाता है। समुद्र का जो जल है वो वायुमंडल में कैसे जाता है, तो आप देखेंगे सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है। सूर्य की गर्मी से देखेंगे तालाब होता है या खेत भी देखते हैं, खेत में हम लोग पानी लगाते हैं, धान बोते हैं और गड्ढा में माने इतना इतना पानी हम लोग ये ठेवना भर पानी लगाते हैं, और उसमें क्या होता है, आने के बाद कल जाकर देखने के बाद क्या होता है, पूरा सूख जाता है। यानी क्या होता है, जो ऊपर से गर्मी यानी कि सूर्य के प्रकाश पड़ता है तो वहां वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण के कारण वो क्या होता है, वहां का जो मिट्टी पानी होता है वो सीधा कहां चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। वही बोल रहा है कि सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल वाष्पीकृत होता है, वायुमंडल में पहुंच जाता है, ठीक है। वाष्पीकृत होकर फिर कहां पहुंच जाता है, तो आसमान में, वायुमंडल में पहुंच जाता है। वायुमंडल का जल पृथ्वी पर किस रूप में वापस आता है, बात बताएंगे, इसको क्वेश्चन बताएंगे कि वायुमंडल का जल पृथ्वी पर किस रूप में वापस आता है, तो वर्षा के रूप में। जब ऊपर से देखते हैं ना, जब यहां से वायुमंडल में चला जाता है तो वहां से किस रूप में आता है, तो वर्षा होती है तो आ जाता है, यानी जो जाता है वाष्प बनकर फिर वर्षा के कारण नीचे आ जाता है, ठीक है। प्रश्न बनता है 10 नंबर, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है, तो आप जानते हैं मनुष्य के शरीर में लगभग 65% जल होता है। यानी कि हमारे शरीर में कितने परसेंट जल होंगे, तो 65% जल होंगे। आपके शरीर में कितने होंगे, तो आप में भी 65% होंगे, है ना ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न, पौधों में लगभग कितने प्रतिशत जल पाया जाता है। मान लेते हैं मनुष्य के शरीर में तो 65% पाया जाता है, लेकिन वही बात करते हैं पौधों में तो 65% से लेकर 99% तक होता है। 65 से लेकर 99% तक होता है। ये एकदम टेंथ क्लास में जितने भी स्टूडेंट है, सर यहां से एक बार क्वेश्चन पढ़े, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे उसमें कोई भी ब्रह्मास्त्र आ जाए, नहीं छूटेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर जो है देखते हैं, जल स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जल होते हैं लेकिन कितने प्रकार से उसका स्रोत होता है, तो आप देखेंगे 4 प्रकार से होते हैं। जल स्रोत कितने प्रकार से, तो 4 प्रकार के होते हैं जल, है ना। अब देखेंगे सर कौन कौन, तो देखेंगे आपको कि एक जो होता है जल स्रोत के 4 प्रकार के होते हैं। जल स्रोत होते हैं कितने प्रकार के, तो 4 प्रकार के। अब देखेंगे 1 नंबर में जो है आपको यहां दिखेगा, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं जल स्रोत के। 4 प्रकार कौन कौन है, तो एक देखेंगे भूपृष्ठीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, ठीक है ना। आपको चारों देखने को मिल गया। पूछेगा जल स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन, तो भूमिगत जल, जो भूपृष्ठीय जल, यानी कि भूपृष्ठीय मतलब क्या, भूमि के सतह के ऊपर वाले जल को क्या कहते हैं,
भूपृष्ठीय जल कहते हैं। भूमिगत जल यानी कि भूमि के अंदर जो जल होते हैं, जैसे हम लोग कुआं से पानी निकालते हैं, जैसे हम लोग चापाकल से पानी पीते हैं, वो क्या हो गया? भूमिगत जल हो गया। अब बात करेंगे वायुमंडलीय जल, जो हम लोग का वर्षा होती है ना, जो हम लोग को गड्ढा में पानी रहता है और वाष्प बनकर जो ऊपर चला जाता है वायुमंडलीय में और वायुमंडल में जाता है, उससे क्या कहते हैं? तो वायुमंडलीय जल कहते हैं। यानी कि पूछेगा कि वर्षा कहां से होती है, तो वायुमंडलीय जल के कारण होता है, वायुमंडल से होते हैं। और महासागरीय जल, जो प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, जितने बड़े बड़े सागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर, उसको बोलते हैं प्रशांत महासागरीय जल। यानी कि जल का स्रोत चार प्रकार के, एक हो गया भूपृष्ठीय जल, दूसरा नंबर हो गया भूमिगत जल, और तीसरा नंबर हो गया वायुमंडलीय जल, और चौथा नंबर हो गया महासागरीय जल। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। आइए सर फिर चलते हैं आगे। तो भूपृष्ठीय जल क्या होता है? अब बात करें सर, इतना चारों तो बताएं, लेकिन उसके संक्षेप में बताएंगे। तो भूपृष्ठीय जल होता है भूमि की सतह के ऊपर पाए जाने वाले, भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे हमारे जो अभी धरती है और उसके ऊपर जैसे नदी होता है, पृथ्वी के ऊपर ना होता है जल, उसको क्या कहेंगे? भूपृष्ठीय जल। क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। हम लोग क्या है? भूमि के ऊपर है, तो हम लोग भी भूमि के ऊपर है। वैसे ही पानी जो होता है भूमि के ऊपर यानी कि जमीन के ऊपर को क्या कहते हैं? भूपृष्ठीय जल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सर बता दीजिए जी मेरे लल्ले, नदी हो गया, तालाब हो गया और झील हो गया। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब बोलिए भूमिगत जल क्या होता है? तो भूमिगत जल भूमि के अंदर पाए जाने वाले जल भूमिगत जल कहलाते हैं। जैसे कुआं भूमि के नीचे है ना, भूमि के नीचे है। चापाकल जो होता है भूमि के ऊपर होता है, लेकिन पानी जो निकलता है कहां से निकलता है? भूमि के नीचे से निकलता है। और नलकूप देखते हैं ना, नलकूप खोलते हैं तो निकलने लगता है ना। जैसे समरसेबुल भी हो गया, क्या होता है? नीचे से पानी को ऊपर करता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? तो भूमिगत जल कहते हैं। बोलिए भूमिगत जल को पूछेगा कि भूमिगत जल का दो एग्जाम्पल बताइए, उदाहरण, तो बोल दीजिएगा कुआं और चापाकल। फिर पूछेगा भूपृष्ठीय जल का दो उदाहरण बताइए, तो एक नदी और एक तालाब बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। अब कह रहा है कि वायुमंडलीय जल क्या है, यानी कि वायुमंडलीय जल क्या है इसको भी जानेंगे। तो वायुमंडलीय जल के बारे में पूछ रहा है। तो वायुमंडल में पाए जाने वाले जल वायुमंडलीय जल कहलाता है। वायुमंडल में पाए जाने वाला क्या कहलाता है? वायुमंडलीय जल कहलाता है। उदाहरण के लिए बादलों में जल वाष्प में, बादलों में क्या होता है? जल वाष्प वायुमंडलीय में होता है। महासागरीय जल क्या होता है सर? तो महासागर में पाए जाने वाले जल महासागरीय जल कहलाता है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। जैसे उदाहरण के लिए बोल सकते हैं हिंद महासागर, है ना। 1 मिनट में करते हैं राजू जी, थोड़ा सा कॉल आया हुआ है, क्लास ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, आइए उसके बाद अब देखेंगे, अब देखेंगे मनुष्य मुख्य रूप से कितने प्रकार का, मनुष्य जो है यानी कि आदमी कितने प्रकार का, मनुष्य कितने प्रकार का जल का उपयोग करते हैं? तो 2 प्रकार के। एक पूछेगा मनुष्य कितने प्रकार का जल का प्रयोग करते हैं? तो 2 प्रकार के। एक जो हो गया भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय माने भूमि के ऊपर, जैसे खेत में हम लोग काम करते हैं तो उसमें सिंचाई के लिए भी जरूरी होता है, नहाना होता है। और एक होता है भूमिगत जल, यानी भूमि के अंदर, यानी हम लोग 2 प्रकार के जल का प्रयोग करते हैं, भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल। याद रखेंगे भूमिगत जल और भूपृष्ठीय जल। मनुष्य कितने प्रकार का जल उपयोग करता है? तो 2 प्रकार का, भूमिगत और भूपृष्ठीय जल। याद रखेंगे। अब भूमिगत जल किसे कहते हैं ये भी बता दिए हैं। भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या होता है? तो वर्षा। भूपृष्ठीय यानी भूमि के जो ऊपर होता है, देखेंगे ऊपर से वर्षा आएगा तब ना ज्यादा लगता है, तो वही पूछ रहा है भूपृष्ठीय जल का मूल स्रोत क्या है? तो वर्षा है। क्या है मूल स्रोत? वर्षा है। भूमिगत जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन है? भूमिगत जल का तो कुआं, चापाकल और नलकूप, ये क्या है? भूमिगत। यही ना स्रोत है उसको पानी ऊपर लाने के लिए, है ना। ये भी आप जान गए। आगे अब चलेंगे दोस्त। अब कह रहा है भूमिगत जल के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो चापाकल, है ना, कुआं और नलकूप। विश्व के कुल जल का सबसे बड़ा भाग कहां पाया जाता है? तो महासागर में।
विश्व के कुल जल का सबसे बड़ा भाग जो पाया जाता है महासागर में पाया जाता है। ठीक है, अभी कितने परसेंट पाया जाता है देखेंगे, विश्व के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है, तो 96.5% है। VVI है, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, यानी विश्व के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ये 96.5% पाया जाता है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे, महासागरीय जल कौन कौन सा है, तो महासागरीय जल कैसा होता है, तो आप जानते हैं महासागरीय जल पीने के लायक नहीं होता है, क्योंकि उसका पानी जो होता है खारा होता है, नमकीन होता है, खारा या लवणीय होता है, कड़वा होता है, पीने लायक नहीं होता है। एकदम जैसे नमक खाते हैं ना हम लोग, उस तरीके का उसमें पानी होता है, एक ठोप चल जाता है आ करने लगते हैं। इसलिए महासागरीय जल कैसा होता है, तो खरा होता है, नमकीन की तरह लवणीय होता है, पीने लायक नहीं होता है। पूछेगा महासागरीय जल कैसा होता है, तो खरा होता है, महासागरीय जल खरा होता है, और महासागरीय जल लवणीय होता है। क्लियर, आइए आगे। अब बात करेंगे यहां पे आपको दोस्त देखेंगे, ये जो है महासागर को जल्दी क्यों कहा गया है, क्योंकि विश्व के कुल जल का सबसे बड़ा भाग महासागरों में पाया जाता है। विश्व के लगभग सभी देशों से ज्यादा भाग जो पाया जाता है आपको कहां पाया जाता है, महासागरों में पाया जाता है। इसीलिए महासागर को जल संधि की संज्ञा दिया गया है। क्या किया गया है, जल संधि की संज्ञा दिया गया है। किसके कारण, क्योंकि वहां बहुत सारा ज्यादा पानी है, बहुत ज्यादा भाग में पानी पाया जाता है। कहां पे, महासागर में। महासागर को इसीलिए जल्दी संधि दिया गया है, जल्दी की संज्ञा दिया गया है। चलेंगे 25 नंबर, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत जल लवणीय है, अलवणीय है। देखेंगे लवणीय लवणीय नहीं पीने लायक होता है, खरा होता है, जो महासागर में पाया जाता है। लेकिन हम लोग को पीने के लिए मात्र जो है 2.5% ही है। अब सोचेंगे मात्र, पानी तो बहुत है, लेकिन पीने लायक जो पानी है 2.5% ही है। ठीक है, इतना बात आप लोग समझ जाएंगे। अब बात करें प्रश्न, अब पूछेगा पीने लायक पानी कितने परसेंट है, तो 2.5% है। अब पूछेगा अलवणीय जल क्या है, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है, उसे अलवणीय जल कहते हैं। अलवणीय जल क्या होता है सर, तो जिसमें माने खरा पानी यानी कि नमक की मात्रा बहुत कम होती है, यानी मीठे पानी होते हैं, उसे अलवणीय जल कहते हैं। ठीक है, लवणीय जल और अलवणीय जल में अंतर समझ में आ गया। लवणीय जल जिसको खारा पानी होता है, जो नमकीन की तरह होता है, जो पीने लायक नहीं होता, उसे लवणीय जल, और अलवणीय उसकी जो संख्या 96.5% होता है, और अलवणीय जल जो 25% 2 यहां देखेंगे 2.5% होता है, जो पीने लायक योग्य पानी होता है। ठीक है, इसको समझ गए। चलेंगे अलवणीय जल, जिसमें नमक की मात्रा बहुत कम होती है, उसे लवणीय जल कहते हैं। अलवणीय जल कहते हैं जैसे नदी, झील और पानी, है ना, इसमें भी पी सकते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 27 में, जल का वितरण कैसे होता है, जल का बंटवारा कैसे होता है, तो पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है, क्यों, क्योंकि आप देखते हैं भैंस भी नहवाया जा सकता है, इंसान भी नहाता है, खेत में क्या करते हैं, खेत में पटवन भी करते हैं, पटौनी करते हैं, उसी पानी को हम लोग विद्युत ऊर्जा भी बनाते हैं। उसी पानी को अगर देख लें तो बतख पालन भी करते हैं, मछली पालन, अनेकों प्रकार के क्या हैं, जो मछली इसको जो जल है उसको अनेकों भागों में बांट देते हैं। अब देखेंगे पृथ्वी पर जल का वितरण, महासागरीय जल पीने योग्य पानी क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। क्योंकि उसमें लवण की मात्रा, नमक की मात्रा अधिक होती है। अब बात करेंगे यहां, ये कह रहा है महासागरीय जल पीने योग्य पानी क्यों नहीं है, क्योंकि लवणीय की मात्रा अधिक होती है, यानी कि लवणीय की मात्रा अधिक होने के कारण इसको नहीं पी पाते हैं लोग। ठीक, अब कह रहा है कि विश्व का अधिकांश जल किस गोलार्ध में पाया जाता है, तो आप जानते हैं कि ये हो गया उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध, तो आप जानते हैं कि भारत जो है यहाँ पे है ना, भारत जो है यहाँ पे है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में है, यानी कि ये उत्तरी गोलार्ध में अगर टोटल देखा जाए तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में बोला जाता है, यानी भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी पूछेगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में जो है केवल ज्यादा जल है, क्या है, केवल जल है। और भूमि की बात करें तो उत्तरी गोलार्ध में भूमि है, यानी कि रहने के लायक जो है उत्तरी गोलार्ध में ही है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध क्यों कहा गया है, दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध इसलिए कहा गया कि यहाँ खाली
क्या है, तो जल है, खाली यहाँ क्या है, पानी है, ठीक है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया है, तो यहाँ पे ये जल गोलार्ध कहा गया है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहा गया है। अब बात करते हैं 31, विश्व का अधिकांश जल स्थल किस गोलार्ध में पाया जाता है, स्थल यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, अभी तो बताया ना जहां भूमि है वहां उत्तरी गोलार्ध में, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर उत्तरी गोलार्ध में। विश्व का अधिकांश स्थल जो भाग है रहने लायक वो कौन सी में है, कौन सी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में। सबसे ज्यादा जो विश्व की पानी है वो कहां पे है, तो दक्षिणी गोलार्ध में। क्लियर, नेक्स्ट आगे आते हैं, चलेंगे। अब देखेंगे उत्तरी गोलार्ध को स्थल गोलार्ध क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां रहने के लिए है, रहने के लिए भूमि है, इसे उसको कहा जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल का भाग अधिक है। अभी तो बता उत्तरी गोलार्ध में रहने के लिए अधिक जगह, इसलिए पृथ्वी नंबर भारत की स्थित है, तो किस गोलार्ध में स्थित है, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत में विश्व की लगभग कितने प्रतिशत आबादी रहती है, तो लगभग 16%, यानी 100 व्यक्ति पर 16 व्यक्ति खाली भारत में है, सबसे ज्यादा भारत में है। भारत में विश्व का लगभग कितना प्रतिशत आबादी रहती है, तो 16%, ठीक है, 16% केवल जो है भारत है। अब का क्वेश्चन है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार ये दूसरा नंबर पे है, लेकिन अब जनगणना होगा तो भारत में सबसे प्रथम स्थान पे आने की संभावना बनती है, ठीक है। अब देखेंगे भारत में विश्व के कुल जल का लगभग कितने प्रतिशत उपजाऊ उपलब्ध है, तो आप देखेंगे 4% है, 16% आदमी, लेकिन मिला कितना है, 4% ही है, तो कमी हुआ कि नहीं पानी का, पानी की एकदम कमी होगा, यानी कि कह रहा है भारत में विश्व का जल का लगभग कितने प्रतिशत है, तो 4%। विश्व में 16% आदमी है, लेकिन पीने लायक पानी 4% लायक है, यानी कि 16 आदमी से 4 आदमी पिएगा तो 12 आदमी पास रहेगा, इसीलिए यहां पानी की कमी है मेरे दोस्त, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं आगे। भारत को प्रतिवर्ष कह रहा है कि भारत को प्रतिवर्ष वर्षा से लगभग कितना % जल प्राप्त होता है, तो 4000 घन जल प्राप्त होता है। भारत में सतही जल को के रूप में लगभग कितने जल उपलब्ध होते हैं, 1869 घन उपलब्ध होते हैं। सतही जल क्या होता है, भूमि की सतह पर होता है, सतही जल कहते हैं, ठीक है, भूमि के जल के ऊपर सतही जल कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो लगा होगा, इसलिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर मैं लेकर आने वाला हूं कल सुबह 8 बजे, आप लोग लाइव होना ना भूलिएगा, और मैं फिर से पार्ट 3 लेने वाला हूं। जय हिंद।